गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को कॉपिंग विद मैथमेटिक्स फोबिया के सेकंड पार्ट के बारे में बता रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने अपने यूट्यूब वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था, आप लोगों को बताया था। कॉपिंग विद मैथमेटिक्स फोबिया में नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्क द इजीएस्ट प्रॉब्लम फर्स्ट। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जितनी भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि बच्चे को सबसे सिंपल वाले को सबसे पहले करा देना चाहिए और सबसे डिफिकल्ट वाले को बाद में करा देना चाहिए। सिंपल से डिफिकल्ट की तरफ हमें मूव करना चाहिए, यानी कि पहले सिंपल प्रॉब्लम्स को हमें बच्चों को बताना चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे हमें डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा देना चाहिए। यदि बच्चा किसी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट में आकर अटक जाता है या नहीं कर पाता है, तो बच्चों को कहना चाहिए कि उस प्रॉब्लम को अभी छोड़ दे, बाद में इसे करे, ताकि टाइम खराब ना हो और आगे जब ज्यादा से ज्यादा टाइम हो तब वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे या अपने टीचर की हेल्प के साथ में उसे सॉल्व करे। नेक्स्ट है गिव प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्टडी फॉर ए टेस्ट टू विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, यानी कि जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है उन्हें काफी टाइम देना चाहिए पढ़ने के लिए। इसका मतलब यह है कि वो जो बच्चे लगातार रटने की जो हैबिट होती है, जो याद करने की हैबिट होती है, उसके बदले बच्चे उन सब चीजों को समझने की कोशिश करें जो बच्चों ने किया है। और ये भी ध्यान रखें कि बच्चे जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए उन्हें काफी समय मिले, वो अपना प्रैक्टिस करें, ताकि वो उन डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को समझने में टाइम ले सके जिन डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को समझने में उन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हो जो बच्चा को घर पर भी प्रॉब्लम आए या बच्चा घर पर भी उन कॉन्सेप्ट को ना समझ पा रहा हो, तो उसके लिए बच्चा अपने टीचर की मदद ले सकता है, ताकि बच्चे में सही कॉन्फिडेंस आ जाए कि इजियर प्रॉब्लम्स को बच्चा आसानी से खुद कर लेता है और डिफिकल्ट प्रॉब्लम को अपने टीचर की हेल्प के द्वारा कर सकता है। यदि उसके पास ज्यादा टाइम हो उसके बावजूद भी वो उस एक्टिविटी या उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा है। ये होना चाहिए कि बच्चा बार बार इसको रिपीट करे, उसे बार बार एक ही रिवाइज करे, ताकि उसके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में सपोर्ट मिल सके। यानी कि बच्चा जब भी कोई काम कर रहा है तो उसे ऐसा क्रिएटिव एनवायरनमेंट मिले, उसे सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिले और वो बच्चा उसको रिपीटेड लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस करता रहे, जो कि उसे याद रख सके, जिससे कि बच्चा याद रख सके कि किस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाना है। नेक्स्ट है मेक ए टेस्ट प्लान टू लोअर योर एंजाइटी, यानी कि बच्चे की एंजाइटी को कम करने के लिए एक टेस्ट प्लान करना चाहिए। ये टेस्ट प्लान किस तरह से होता है? इस टेस्ट प्लान को बच्चे अपने घर पर सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर, प्रीवियस असाइनमेंट के बेसिस पर, टीचर द्वारा दिए गए काम को करने के बेसिस पर, उन सब चीजों को करने के लिए एक प्लान बनाए कि कितनी देर में कौन सी एक्टिविटी या कौन सा क्वेश्चन वो कर सकता है, किस कॉन्सेप्ट को बच्चा कितनी देर में समझ सकता है। जिस क्वेश्चन को बच्चे समझने में दिक्कत आ रही है उन क्वेश्चंस को बच्चे को छोड़ देना चाहिए और सिंपल चीजों को करना चाहिए, ताकि बच्चे में एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि बच्चा उन एक्टिविटीज को कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चे के द्वारा एक प्लान बना के चलना चाहिए कि किस एक्टिविटी के लिए किस तरह के कितना टाइम दिया जाना चाहिए, और ये प्लान वो अपने टीचर के साथ भी शेयर कर सकता है, ताकि इन केस अगर बच्चे को टीचर को लगता है कि बच्चा इस प्लान को सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा या उसे कम या ज्यादा समय देना पड़ेगा, तो वो उसके साथ कोऑपरेशन कर उस टाइम को फिक्स कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब ये टेस्ट होता है तो इसका मतलब कभी ये नहीं होता कि वो आपकी कैपेबिलिटी को मेजर कर रहे हैं, बल्कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को मेजर कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे किसी एक्टिविटी को करते हुए जल्दबाजी में, घबराहट में गलत कर जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस बच्चे को वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है, मगर उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, किस तरह से उन सब चीजों को ध्यान रखा जाता है। यूज योर लिमिटेड टाइम वाइजली, जब भी उनके पास जो लिमिटेड टाइम होता है, जो टेस्ट के लिए वो प्लान करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को करने के लिए, अपनी एक्टिविटी असाइनमेंट को करने के लिए, उसमें हमेशा वो अपने जो टाइम है उसके लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना चाहिए। और कभी भी ना तो बहुत
सुस्ती से काम करे और ना ही बहुत जल्दी से, क्योंकि ये रहता है कि अगर बच्चा जल्दबाजी में काम करता है तो भी उसकी गलती होने के चांसेस होते हैं, क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस होते हैं, कॉन्सेप्ट गलत हो सकते हैं उसके। और अगर वो धीरे धीरे करेगा तो भी टाइम लिमिटेशन की वजह से संभावना ये रहती है कि बच्चे की असाइनमेंट पूरा ना हो सके। आस्क फॉर द एक्स्ट्रा टाइम, ये प्रोविजन है विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे के लिए कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को एज पर लेजिस्लेशन और एक्ट के हिसाब से 20 मिनट्स पर आवर के हिसाब से एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। तो बच्चा उस टाइम के लिए टीचर से डिमांड कर सकता है, उससे रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसे एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए एग्जामिनेशन के अंदर, ताकि उसके पास अधिक टाइम होने के कारण उसके एंजाइटी लेवल कम हो जाए और वो आसानी से उन सब चीजों को समझने लगे जिसमें कि जल्दबाजी में वो चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें रिवाइज द स्टडी हैबिट। ये बहुत जरूरी होता है कि स्टडी हैबिट बनाई जानी चाहिए। और स्टडी हैबिट किस तरह से होगी, आप बार बार उस टॉपिक को रिवाइज करें, थोरोली रिवाइज करें, ताकि आप उन सब चीजों को समझ सके। एक बार से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें, ताकि बार बार जब आप इसे पढ़ेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ कॉन्सेप्ट जो आपके पहली बार पढ़ने में समझ में नहीं आए वो समझ पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस जो आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं थोरोली रिवाइज करने के बावजूद भी, उन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर सकते हैं और अपने क्लास टीचर से बाद में पूछ सकते हैं कि वो क्वेश्चंस किस तरह से किए जाने हैं, जिससे कि बच्चे में मैथमेटिक्स के प्रति फोबिया कम हो जाता है। कोशिश की जानी चाहिए कि रिवीजन के टाइम पर या स्टडी के टाइम पर बच्चे एक ग्रुप में पढ़ें, क्योंकि एक छोटे ग्रुप में पढ़ने का फायदा ये होता है कि 2 या 3 बच्चों के ग्रुप जो कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, यदि एक बच्चे को वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता है तो उसके जो दूसरे साथी हैं वो भी उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो काफी सपोर्ट मिल जाता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट पेयर ट्यूटरिंग के थ्रू। इसका मतलब ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि एक छोटे से स्मॉल ग्रुप में बच्चे पढ़े, ताकि उनका सबका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो सके। यदि किसी एक बच्चे का कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट नहीं हो पाता तो वो अपने दूसरे साथियों की मदद ले सकता है। मैथमेटिक्स फोबिया हटाने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यूज ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस। विजुअल इम्पेयरमेंट की फील्ड में असिस्टिव डिवाइसेस किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बच्चों को मोटिवेट किया जाना चाहिए कि वो बच्चे असिस्टिव डिवाइसेस में अपनी मास्टरी हासिल करें, असिस्टिव डिवाइसेस का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, ताकि कैलकुलेशन के समय पर या किसी कॉन्सेप्ट को समझने के समय वो आसानी से वो असिस्टिव डिवाइसेस का उपयोग कर सके, सहायक उपकरणों का उपयोग करके उन कॉन्सेप्ट को समझ सके। नेक्स्ट है रीइंफोर्स द चाइल्ड सेंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्किल, यानी कि हमें बच्चे की जो इंटेलिजेंस और स्किल है उसको रीइंफोर्स करना है। रीइंफोर्स कैसे होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से। कभी भी बच्चे की गलतियों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बच्चे की अगर कोई गलती हो जाती है, बच्चा कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाता है, तो टीचर को चाहिए कि वो उसके उन कॉन्सेप्ट के अलावा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देने के लिए उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी डिस्कस करे जो बच्चे ने सही किया है, या जो क्वेश्चंस बच्चे सही कर रहे हैं उसको भी वो बच्चों के साथ डिस्कस करे, ताकि बच्चों के बीच में नेगेटिव इंप्रेशन ना हो कि टीचर के द्वारा केवल नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ही रिफ्लेक्ट किया जाता है, पॉजिटिव को नहीं किया जाता है। टीचर के द्वारा उसके जो स्किल्स हैं उन स्किल्स को भी जिसमें उसकी मास्टरी है उसके भी पॉजिटिव एस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, बच्चे को बताना चाहिए, ताकि बच्चे में ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि अगर उसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं आ पा रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन वो बच्चा कर भी पा रहा है। इसका मतलब कि आगे मेहनत करने के बाद वो बच्चा उन कॉन्सेप्ट को आसानी से कर लेगा। नेक्स्ट है क्रिएट ए सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बात करेंगे टीचर का, या एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा जिसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा, इसमें अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है या कोई आंसर गलत हो जाता है तो उसमें हम लोग अलग अलग तरह से ऐसे एनवायरनमेंट के द्वारा बच्चों को डीमोटिवेट करने के बदले
मोटिवेट करेंगे, बच्चे को सपोर्ट करेंगे। इन केस अगर बच्चा उन कॉन्सेप्ट को क्लासरूम में नहीं समझ पा रहा है तो हम उसे ये सपोर्ट करेंगे कि बच्चे घर जाकर मेहनत करे, बच्चा खुद पढ़े, अपने पेरेंट्स से हेल्प ले। अगर उसके बावजूद भी बच्चा नहीं समझ पाता है तो वो टीचर से दोबारा कांटेक्ट कर सकता है और उस कॉन्सेप्ट को दोबारा सीख सकता है। नेक्स्ट है शेड्यूल स्टडी ब्रेक। जनरली क्या होता है कि बच्चा लगातार, खासतौर से मैथमेटिक्स और साइंस जैसे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बच्चा लगातार पढ़ता है, जिसकी वजह से बच्चे कहीं पर अटक जाता है तो फ्रस्ट्रेशन की भावना हीन भावना पैदा हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन की भावना पैदा हो जाती है। तो उस फ्रस्ट्रेशन की भावना को खत्म करने के लिए बच्चों को स्टडी के अंदर ब्रेक दिया जाना चाहिए। अगर बच्चा किसी कॉन्सेप्ट को कर रहा है, किसी असाइनमेंट को कर रहा है, किसी क्वेश्चन को कर रहा है और उस क्वेश्चन को करते समय वो स्टक हो जाता है, तो बच्चे को बोलना चाहिए कि वो उस असाइनमेंट को, उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ दे, उसके बाद कुछ समय का ब्रेक ले, कुछ रिफ्रेश हो। मे बी पॉसिबल कि वो जो ब्रेक होगा वो बच्चे के को हेल्प करेगा उन कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। उसके बावजूद भी अगर नहीं सीख पाता है तो टीचर मोटिवेट करेगा बच्चे को और टीचर के द्वारा ही उस कॉन्सेप्ट को दोबारा बच्चों को समझाया जाएगा। जब बच्चे, इसका नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है, शो योर चाइल्ड एंड द पॉजिटिव एंड अल्टरनेटिव यूज ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को आप केवल ये मत सोचिए कि भी मैथमेटिक्स केवल साइंस और फिजिक्स और केमिस्ट्री, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों से रिलेटेड करता है, बल्कि बच्चे को मोटिवेट कीजिए कि साइंस मैथमेटिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो हमारे डे टू डे रूटीन के काम में हमारा यूज होता है। हर चीज में हमारे मैथमेटिक्स यूज होता है। जैसे कि हम स्पोर्ट्स में करते हैं, हम कुकिंग में रेशियो का, प्रोपोर्शन के बारे में करते हैं, हम अगर हाउस बिल्डिंग करते हैं तो उसमें ब्रिक्स होती है, कितनी आती है, उन सब चीजों के बारे में करते हैं। हम मार्केट में जाते हैं, सामान परचेज करते हैं, उसमें हमें कितना पैसा देना है, कितना लेना है, कितने वजन की कौन सी चीजें हैं, कितने ग्राम की, ये सारे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो बच्चों को ये बताया जाना चाहिए कि केवल मैथमेटिक्स का मतलब साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि उसका डेली रूटीन में भी यूज होता है। इसलिए मैथमेटिक्स को सीखना जरूरी है और मैथमेटिक्स के लेवल भी डिफरेंट होते हैं, इसलिए मैथमेटिक्स पे कभी भी उसके से डरना नहीं चाहिए। मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए जरूरी है कि बच्चे को मैक्सिमम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाते समय ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि यदि बच्चे को जितने अधिक टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग करेगा बच्चा, या टीचर जितने टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग करते हुए बच्चे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, तो बच्चे के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, बच्चे को इंटरेस्ट भी आएगा और बच्चे का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से डेवलप होगा। बच्चे को उस कॉन्सेप्ट के प्रति फोबिया कम हो जाएगा। तो कोशिश करना चाहिए कि मैथमेटिक्स पढ़ाते समय अधिक से अधिक टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैथमेटिक्स को केवल आप क्लासरूम टीचिंग के द्वारा ही ना सिखाए, बल्कि उसे गेम्स के द्वारा, पजल्स के द्वारा, स्पोर्ट्स के द्वारा, आउटडोर में जाकर इस तरह की एक्टिविटीज या इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज क्रिएट करनी चाहिए, ताकि बच्चे के मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लास के अलावा भी बच्चा दूसरी एक्टिविटी से सीख सके। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कॉन्सेप्ट बच्चा क्लास में नहीं सीख पाता, मगर पजल से, गेम से, इन सब चीजों से बच्चा आसानी से उन कॉन्सेप्ट को सीख लेता है। इसलिए ये किया जाना चाहिए कि जब भी हम मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट बच्चे को बताएं तो कोशिश करें कि हम प्ले एक्टिविटी के द्वारा, पजल्स के द्वारा, गेम्स के द्वारा, स्पोर्ट्स के द्वारा आउटडोर में जाके बच्चों को उन कॉन्सेप्ट को सिखाएं, ताकि बच्चे को उसमें इंटरेस्ट आए और बच्चे को मैथमेटिक्स से डर ना लगे, उसे मैथमेटिक्स से फोबिया ना हो। थैंक यू वेरी मच।